हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीचिंग प्लेटफॉर्म बाय किरण पे। जैसा कि आप सबको पता है कि एलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होम साइंस में करा रही थी। जो आपका 65 क्वेश्चन ये आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन से कराना था आपको। मैं लाइव क्लास ले रही थी, नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाया था, तो मैं आपको इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रही हूँ। तो आप लोग जब भी एलटी ग्रेड का हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट, तो एलटी ग्रेड का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले एक बार देखना जरूरी होता है कि एलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आया था, है ना। तो इसका एक पार्ट, दो पार्ट जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। थर्ड पार्ट जो है ये आपका हो रहा है 66 क्वेश्चन से। तो इसको आप लोग जरूर करिए एक बार। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करिए, इसीलिए मैं करा रही हूँ। आप लोग वीडियो जल्दी फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 66 से स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन, और इसको जरूर से जरूर आप लोग करिएगा एक बार। तो आप लोग करिए इसको और देखिए, चाहे वीडियो फास्ट करके ही देखिए, लेकिन क्वेश्चन पूरे आप लोग पेपर यानी एक बार जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 66 नंबर से हम लोग। प्रसार शिक्षा के चरणों का सही क्रम क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होता है, ध्यानाकर्षण होता है। सबसे पहले क्या होता है, ध्यानाकर्षण होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका अभिरुचि होता है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ ताकि आपको आंसर भी दिखे। देखिए, तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यानाकर्षण होगा, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए कौन कौन से है। तो सबसे पहले ऑप्शन फर्स्ट काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 6 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया थर्ड में, उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यानाकर्षण के बाद हो जाएगा आपका अभिरुचि। अभिरुचि आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 6 पे दिया गया है अभिरुचि। तो यानी कि 1 के बाद हो जाएगा 6। तो 1 के बाद कौन से ऑप्शन में 6 है, तो सेकंड में हो जाएगा। तो यही आपका राइट हो जाएगा। बाकी आप दोनों काट दीजिए। यानी कि सबसे पहले जो आपका होगा वो ध्यानाकर्षण हो जाएगा, उसके बाद अभिरुचि होगा, उसके बाद आकांक्षा होगा, उसके बाद आकांक्षा जिसे हम इच्छा भी कहते हैं, उसके बाद आपका विश्वास हो जाएगा, उसके बाद जानकारी हो जाएगी, फिर उसके बाद क्रिया हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 यानी संतुष्टि हो जाएगी, उसके बाद 8 जो है वो मूल्यांकन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 66 का। चलिए, आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। महिला सशक्तिकरण निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुद्दा था। ऑप्शन ए है 7वीं पंचवर्षीय योजना का, बी है 8वीं पंचवर्षीय योजना का, सी है 9वीं पंचवर्षीय योजना का, और डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था जो है महिला सशक्तिकरण, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है मारतंडम परियोजना, बी सेकंड है सेवाग्राम परियोजना, थर्ड है गुड़गांव परियोजना, फोर्थ है इटावा पायलट परियोजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका सम देख लेते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाएगा। तो मारतंडम परियोजना जो है ये क्या हो जाएगा, तो मारतंडम परियोजना जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1921, है ना, 1921। और सेवाग्राम परियोजना जो है ये क्या हो जाएगा, तो 1936 सेवाग्राम परियोजना। और गुड़गांव परियोजना इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 1920 हो जाएगा सेवाग्राम परियोजना। वहीं पे इटावा पायलट परियोजना जो है तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता दे रही हूँ, 3 इसका 3, यानी कि ऑप्शन नंबर गुड़गांव परियोजना। सबसे पहले 3 के बाद 1, 3 1, उसके बाद 3 1 2 4, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है। ऑप्शन ए है शोर, बी है भाषा, सी है आय समूह, डी है बोरियत। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आय समूह इसका राइट हो जाएगा। यानी कि निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं होता है, तो जो आय समूह होता है वो संचार में बाधा नहीं होता है। बाकी जो शोर होता है, भाषा होता है, बोरियत होता है, ये तीनों आपका बाधा होता है, संचार में बाधा होता है। तो राइट आंसर 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग
देख लेते हैं। देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन, सामुदायिक विकास किस संकल्पना से विकसित हुआ है? ऑप्शन ए है सामूहिक शिक्षा, बी है प्रसार शिक्षा, सी है सामाजिक शिक्षा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सामुदायिक विकास जो है किस संकल्पना से विकसित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसार शिक्षा से विकसित हुआ है। जो सामुदायिक विकास है वो प्रसार शिक्षा से विकसित हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। ऑप्शन ए है औपचारिक शिक्षा है, बी है औपचारिकेतर शिक्षा है, सी है सामूहिक शिक्षा है, डी है अनौपचारिक शिक्षा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, कैसी योजना है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा है ना। ये कैसी शिक्षा है? तो अनौपचारिक शिक्षा है। राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 72 नंबर का। देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। एक तरफ प्रसार शिक्षा दिया गया है, दूसरा संपर्क का प्रसार दिया गया है। तो बताइए सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है गृह भेंट, व्यक्तिगत संपर्क। तो ये राइट है। गृह भेंट जो होता है, गृह पे भेंट जब हम करेंगे तो वो व्यक्तिगत संपर्क होगा, है ना। पर्सनल जाके हम किसी को मिलेंगे उसके घर पे। और सेकेंड यानी कि बी ऑप्शन जो दिया गया है दूरदर्शन, तो ये जनसंपर्क होता है, ये भी आपका सही है। संगोष्ठी जो होती है ये भी जनसंपर्क होता है, ये भी आपका राइट है। लेकिन आपका डी जो है ये राइट नहीं होगा। जो परिणाम प्रदर्शन होता है ये व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है ना। व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है, परिणाम प्रदर्शन जो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। चलिए देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 73 नंबर का क्वेश्चन, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है मूल्यांकन, बी है पुनर्विचार, सी है स्थिति एवं समस्या और फोर्थ है इसका शिक्षण कार्य योजना और 5 है उद्देश्य समाधान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? इसको हमें क्या करना है? प्रसार शिक्षण प्रक्रिया में निम्न 5 आवश्यक चरणों को इसको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा इसका? थोड़ा सा छोटा कर दे रही हूँ, ऑप्शन भी दिखेगा आप लोगों को। चलिए ऑप्शन दिखेगा। चलिए देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सबसे पहले थर्ड हो जाएगा, यानी कि स्थिति एवं समस्या, ये इसका पहला हो जाएगा। यानी सबसे पहला हो जाएगा स्थिति एवं समस्या हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो क्रम हो जाएगा स्थिति एवं समस्या देखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद सेकंड ये हो जाएगा उद्देश्य और समाधान, है ना। उसके बाद उसका हम उद्देश्य क्या है और समाधान कैसे किया जाएगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले थर्ड के बाद 5 देखेंगे। थर्ड तो 2 में है, उसके बाद थर्ड के बाद 5 किस में है? तो ये आपका डी में है। डी राइट हो जाएगा, बाकी तीनों आपका रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे? स्थिति एवं समस्या देखेंगे। उसके बाद उद्देश्य देखेंगे और उद्देश्य समाधान देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? शिक्षण कार्य योजना देखेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद मूल्यांकन करने के बाद फिर से पुनः हम पुनर्विचार करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74 का राइट आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली जो है 1953 में जो है आरंभ की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रसार प्रणाली का आरंभ जो है 1953 में किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई थी। यह एक जो है महत्वपूर्ण पहल थी भारत सरकार की तरफ से और इसका उद्देश्य जो था कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, समुदाय विकास को बढ़ावा देना था। तो राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चलिए छोटा हो गया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 नंबर का निम्न में से कौन से सही नहीं है? इसमें कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकंड जो दिया गया है, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। थर्ड जो आपका दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो है आपका फोर्थ विश्व एड्स दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अच्छा, इनमें से बताना है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है इसका बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना, ये इसका सही है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये 8 मई को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है 8 मई को ही मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आप सबको पता होगा ये क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 11 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। आपको पता है ये 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस है ना, 5 जून को मनाया जाता है। तो ये आपका 3 राइट हो जाएगा। 3 किस में है, देखिए फर्स्ट में है, और इसमें सेकंड यानी कि सी में है, और सेकंड तो इसमें जो है वो सही ही है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये यानी कि फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। और विश्व एड्स दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस जो है 5 जून को नहीं, 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 3 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं हम लोग इसको। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पोस्टर में ए बी सी का अर्थ है। ऑप्शन ए है ध्यान आकर्षण संक्षिप्त व स्पष्ट, बी है ध्यान आकर्षण बड़ा व स्पष्ट, सी है आकर्षण संक्षिप्त व स्पष्ट, डी है आकर्षण संक्षिप्त व रंगीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोस्टर में ए बी सी का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये ए बी सी का जो अर्थ होता है इसका मतलब होता है आकर्षण संक्षिप्त और अस्पष्ट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, आकर्षण संक्षिप्त व अस्पष्ट, यानी कि सी इसका राइट हो जाएगा। जिसे हम कहेंगे आकर्षण को एट्रैक्टिव, और अस्पष्ट को कहेंगे ब्रीफ, और एंड सॉरी आकर्षक संक्षिप्त, आकर्षक को हम लोग कहेंगे एट्रैक्टिव, और संक्षिप्त को हम लोग कहेंगे ब्रीफ, और वहीं पे स्पष्ट को हम लोग क्या कहेंगे, क्लियर, है ना। तो हमारा जो पोस्टर है कैसा होना चाहिए, आकर्षक संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। वहीं पे हम लोग देखेंगे एट्रैक्टिव ब्रीफ और क्लियर होना चाहिए जो हमारा पोस्टर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अधिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। यानी कि जो भी नवीन प्रचलन है, जो भी नया नया चीज़ कोई चीज़ आया है मार्केट में, तो सबसे लास्ट में सबसे बाद में जो उसे यानी कि लेगा, अधिकृत करेगा, जो उसे सबसे बाद में खरीदेगा, वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए है विलंबित अभिकारक कहलाएगा, बी है नवप्रवर्तक कहलाएगा, नवप्रवर्तक तो पहले खरीदेगा, सी है प्रारंभिक अभिकारक कहलाएगा, और डी है लैगार्ड कहलाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, लैगार्ड कहलाएगा, है ना, डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78 नंबर का, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में है। अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में क्या है, ऑप्शन ए है 3 तत्व है, बी है 4 तत्व है, सी है 5 तत्व है, और डी है 6 तत्व है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 नंबर का क्वेश्चन, अरस्तु मॉडल की संचार प्रणाली में कितने तत्व होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए 3 तत्व हो जाएगा। कितने तत्व, 3 तत्व, जिसे हम क्या कहते हैं, कौन कौन से, वक्ता, भाषण और श्रोता, है ना। और जिसे हम कहते हैं वक्ता यानी कि स्पीकर, भाषण यानी कि स्पीच, और श्रोतागण यानी कि ऑडियंस। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, जिसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, वक्ता, भाषण और श्रोता, ये तीनों क्या है, अरस्तु के मॉडल संचार हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 79 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए है स्किनर द्वारा, बी है पियाजे द्वारा, सी है पावलो द्वारा, डी है मैस्लो द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो डी इसका राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा सिद्धांत आप सभी को पता होगा मैस्लो ने प्रतिपादित किया है। मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो राइट आंसर 79 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। देखिए
स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति किसके कार्य हैं? ऑप्शन ए है पंचायत के कार्य हैं, बी है पंचायत समिति के कार्य हैं, सी है जिला परिषद के कार्य हैं, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वच्छता संरक्षण एवं जला पूर्ति किसके कार्य होते हैं? तो ये जो होते हैं ये किसके कार्य होते हैं? ये पंचायत के कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। स्वच्छता संरक्षण एवं जलापूर्ति पंचायत के कार्य हैं। सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को है ना, 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया था और 1991 में जो था संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायत राज्य संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई थी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 71 नंबर का क्वेश्चन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए है वेंगल, इसके आगे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, राव, वेंगल राव होता है ना, वेंगल राव द्वारा दी गई थी। बी है GS मेहता द्वारा दी गई थी। सी है MS रंधवा द्वारा दी गई थी। डी है बलवंत राय मेहता द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? डी है बलवंत राय मेहता द्वारा दी गई थी, है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है वो बलवंत राय मेहता द्वारा दी गई थी। इस अवधारणा के अनुसार शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है देखकर सीखना, बी है करके सीखना, सी है पढ़कर सीखना, डी है सुनकर सीखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, करके सीखना। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखना पे आधारित होता है। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन शब्द से लिया गया है, आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी 82 का बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फ्लैश कार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है। फ्लैश कार्डों की संख्या कितनी होती है? 20 से 22 होती है, बी है 10 से 12 होती है, सी है 15 से 20 होती है और डी है 6 से 8 होती है। तो जो फ्लैश कार्ड होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 10 से 12 होती है। फ्लैश कार्ड की संख्या 10 से 12 होती है। इसमें प्रत्येक कार्ड मोटे कागज पर बनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टी परीक्षण का, बी है काई स्क्वायर परीक्षण का और सी है जेड परीक्षण का, डी है एफ परीक्षण का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो स्वतंत्र, देखिए ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका क्वेश्चन रिसर्च से लिया गया है ना, ये क्वेश्चन रिसर्च से लिया गया है। 84 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टी परीक्षण हो जाएगा। यानी कि दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों की विचलनशीलता की तुलना हेतु टी परीक्षण का उपयोग किया जाता है और यह एक क्या होता है? सांख्यिकीय परिकल्पना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार की प्रेक्षण तकनीक में प्रेक्षण एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसका प्राकृतिक प्रेक्षण, बी है इसका अनौपचारिक प्रेक्षण, सी है समय प्रतिचयन प्रेक्षण और डी जो दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 85 का राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समय प्रतिचयन प्रेक्षण, इसका राइट हो जाएगा। समय प्रतिचयन प्रेक्षण तकनीकी में प्रेक्षण जो होता है एक विशिष्ट लघु अवधि के लिए किए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए है लिंकर्ट प्रकार का पैमाना, बी है थ्रस्टन प्रकार का पैमाना, सी है गटमैन पैमाना और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 86 का, पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, लिंकर्ट प्रकार का पैमाना, यानी पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग लिंकर्ट प्रकार के पैमाने के निर्माण में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग सारे रिसर्च के क्वेश्चन हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए है मीन, बी है मोड, सी है मीडियन, डी है काई स्क्वायर। तो राइट आंसर क्या होगा 87 का, निम्न में से कौन सा डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन यानी कि मीडियन जो है जिसे हम माध्यिका कहते हैं, डाटा सेट को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ओ क्वेश्चन किधर गया? चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है? इसमें आप लोग देखिए क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना क्वेश्चन इसमें रिसर्च के क्वेश्चन आएंगे एलटी में ना, तो आप लोग देख लीजिए कितना क्वेश्चन एलटी का रिसर्च का क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैंने कितना क्वेश्चन कराया, 2-3 हमें लगता है 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया है ना, 4-5 क्वेश्चन हो गया आपका रिसर्च से। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है मध्यमान नहीं है, बी है माध्यांक नहीं है, सी है बहुलांक नहीं है, डी है प्रसार नहीं है। बताइए 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन सा नहीं है? तो डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि प्रसार, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक जो है वो प्रसार नहीं है, यानी कि मध्यांक है, मध्यमान है, मध्यांक है और बहुलक है। और राइट आंसर जो होगा यानी कि डी नहीं होगा, नहीं पूछा गया तो डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 89 का देख लीजिए, निम्न में से कौन सा समग्र पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है? ऑप्शन ए है बार ग्राफ, बी है लाइन रेखा ग्राफ, सी है पाई ग्राफ, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा समग्र पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए उत्तम होता है? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बार ग्राफ। बार ग्राफ समग्र जिसे हम कहते हैं पूर्ण, है ना, के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 90 नंबर का क्वेश्चन, किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर है, क्या है? ऑप्शन ए है परिकल्पना है, बी है जवाब है, सी है परीक्षा फल है और डी है कटौती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का राइट आंसर, किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिकल्पना होता है। परिकल्पना जो होता है जिसे हम कहते हैं परिकल्पना, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस जो होता है किसी समस्या का सोचा समझा आवेदित उत्तर होता है जिसे वैज्ञानिक या तार्किक रूप से परखा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 91 का हम लोग देख लेंगे, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? ऑप्शन ए है लैक्टोबैसिलस, बी है विब्रियो कॉलेरा, सी है साल्मोनेला और डी है स्टेफाइलोकोकस। तो राइट आंसर क्या होगा, जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा विब्रियो कॉलेरा, है ना। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जो है क्षारीय पीएच में वृद्धि होता है? तो जो विब्रियो कॉलेरा जो है वो क्षारीय पीएच में तेजी से वृद्धि करता है। ये पाया कहाँ जाता है? तो दूषित पानी या भोजन से फैलता है ना, ये दूषित पानी और भोजन से फैलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पे जो लैक्टोबैसिलस होता है ये क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो अम्लीय वातावरण में पनपता है। लैक्टोबैसिलस कैसे वातावरण में? अम्लीय वातावरण में फैलता है और ये अक्सर आपको डेयरी उत्पाद जैसे दही, पनीर, है ना, इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। साल्मोनेला आप सभी को पता होगा, यह जो होता है एक रॉड की आकार का, ये भी एक बैक्टीरिया होता है और ये जो होता है कच्चे मांस, अधपके मांस, इन सब में पाया जाता है। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है तो विब्रियो कॉलेरा जो होता है
क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर का। अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है फूड एडिटिव, बी है फूड सप्लीमेंट, सी है फर्मेंटेड फूड और डी है फोर्टिफाइड फूड। तो राइट आंसर क्या होगा 92 का? बताइए। राइट आंसर 92 का हो जाएगा फूड एडिटिव्स, है ना, जो मिलाए जाते हैं। जैसे फूड एडिटिव पदार्थ जो होते हैं भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है। भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जैसे कि भोज्य पदार्थों में मिलावट। तो फूड एडिटिव्स जो होते हैं ये भोज्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 93 नंबर का। ई कोली क्या है? ऑप्शन ए है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बी है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, सी है न्यूट्रल बैक्टीरिया है, डी है उपर्युक्त सभी। तो ई कोली जो होता है क्या होता है? तो ई कोली होता क्या है? तो ये जो होता है ई कोली ना एक प्रकार का जीवाणु है जो ज़्यादातर हानि रहित होता है और मनुष्यों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का जीवाणु होता है जो ई कोली है और मनुष्यों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। तो ई कोली है क्या होता है? इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1976 में, 1974 में, 1975 में, 1956 में, 1986 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कौशल भारत कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था? श्री मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, श्री नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो राइट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी ने कौशल भारत कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 96 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? ऑप्शन ए है स्फाइग्नोमैग्नोमीटर, बी है थर्मोमीटर, सी जो आपका दिया गया है गोनियोमीटर, डी है लैक्स मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताइए 96 नंबर का राइट क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के काम आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्फाइग्नोमैग्नोमीटर जो है रक्तचाप मापने के काम में आता है। और ये जो थर्मोमीटर है ये किस लिए काम आता है? तो थर्मोमीटर जो होता है ये तापमान मापने के काम आता है ना, ये तापमान मापने के काम आता है। और गोनियोमीटर जो होता है ये किस काम आता है? तो ये किस काम आता है बताइए। तो ये किस काम आता है गोनियोमैग्नोमीटर? तो ये कोणों को मापने के काम आता है, या फिर हम जिसे कह सकते हैं जोड़ों में गति की सीमा को मापते हैं, है ना। जोड़ों में गति की सीमा, है ना, जोड़ों में गति की सीमा को मापते हैं। लैक्स मीटर जो होता है इससे क्या मापा जाता है? तो लैक्स मीटर जो होता है प्रकाश की तीव्रता, है ना, प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं लैक्स मीटर से। फिलहाल आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 97 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भोजन नष्ट होने का कारण है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है खमीर, सी है फफूंदी, डी है उपर्युक्त सभी। तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन नष्ट होने का कारण क्या होता है? तो उपर्युक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। ओह ये क्या हो गया? उपर्युक्त सभी इसका राइट हो जाएगा, है ना। बैक्टीरिया भी, खमीर भी और फफूंदी भी भोजन नष्ट होने का कारण ये सभी होते हैं। तो राइट आंसर 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए अधिकतर भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले बैक्टीरिया विकसित होते हैं।
तो ऑप्शन ए है अम्लीय पीएच में, बी है क्षारीय पीएच में, सी है न्यूट्रल पीएच में, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो भोज्य पदार्थ को खराब करते हैं बैक्टीरिया, वो कैसे अधिकतर विकसित होते हैं, अम्लीय पे या क्षारीय पे या न्यूट्रल पे? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रल पे, है ना, न्यूट्रल पे। यानी अधिकतर भोज्य पदार्थ खराब करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं न्यूट्रल हम पीएच किसे कहते हैं, 7, है ना, वो जो हो जाएगा आपका न्यूट्रल पीएच हो जाएगा में विकसित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 99 का, देखिए श्री सीजी का टीका, ओह श्री क्या हो गया, ये है बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका बचाव करता है, किससे करता है? ऑप्शन ए है कॉलरा से करता है, बी है गठिया से करता है, सी है खसरा से करता है, डी है क्षय रोग से करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी राइट हो जाएगा। जो बीसीजी का टीका होता है वो क्षय रोग से बचाव करता है। वर्तमान समय में शिशु को जो प्रथम रोग निरोधक टीका लगता है वो होता है बीसीजी का टीका। यह टीका जो होता है जन्म के 24 घंटे बाद लगाया जाता है। यह टीका तपेदिक या क्षय रोग से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। बीसीजी विस्तृत रूप से बैसिलस कैलमेट गुएरिन है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं, है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर इसका टीका लगता है। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो पूछा जा रहा है ड्रेसिंग के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है सूखी पट्टी, बी है न चिपकने वाली पट्टी, सी है चिपकने वाली पट्टी और डी है ए तथा बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेसिंग के प्रकार जो होते हैं इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ए तथा बी, है ना, ड्रेसिंग सूखी पट्टी भी होती है और ना चिपकने वाली पट्टी भी होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाता है। ऑप्शन सेकंड दिया गया है इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाता है। तो क्या ये राइट है? बताइए आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, और ए इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका चयापचय पर इंसुलिन का प्रभाव प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाता है, ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंड आपका यानी कि जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड इसका इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाता है, ये आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन। देखिए थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन साथ में ऑप्शन भी दिख रहा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया गया है मूल्य, कार्य सरलीकरण, निर्णय प्रक्रिया, बजट। दूसरा दिया गया पार्कर फॉलेट का सुझाव, मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग, एंजिल का नियम और प्रांग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य। देखिए मूल्य किस पे जाएगा, किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्कर, है ना। ए का फर्स्ट, तो ए का फर्स्ट दो में दिया गया तो सेकंड और थर्ड काट दो। उसके बाद कार्य सरलीकरण, तो कार्य सरलीकरण किसने दिया है? तो आप सभी को पता होगा कार्य सरलीकरण जो है वो आपका थर्ड पे चला जाएगा, यानी कि मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग। कार्य सरलीकरण मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग इसका राइट हो जाएगा। मूल्य जो हो जाएगा पार्कर, कार्य सरलीकरण, मुंडेल के परिवर्तन का वर्ग और निर्णय प्रक्रिया। तो इसमें देख लीजिए फर्स्ट का ए और यानी कि सेकंड यानी बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी का थर्ड, है ना। बी का थर्ड किस में है? तो फोर्थ में नहीं है, फर्स्ट में है। तो राइट आंसर बी का थर्ड हो जाएगा। और सेकंड जो निर्णय प्रक्रिया है तो ये थर्ड सेकंड हो जाएगा। फॉलेट का सुझाव, बजट जो है बजट किसने दिया है? तो इसका फोर राइट हो जाएगा, यानी एंजिल का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। एंजिल पे चला जाएगा, प्रांग पे नहीं है, गलत। तो चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट 103 नंबर का।
क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए है बोमेन कैप्सूल, बी है कैल्पिजियन कार्पसल, और सी है पिरामिड, और डी है नेफ्रॉन। तो बोमेन कैप्सूल जो होता है, नहीं बोमेन कैप्सूल नहीं, निम्न में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए, FMN एंड FAD ऐसे को एंजाइम है जो प्राप्त होते हैं राइबोफ्लेविन से, थाइमिन से, पायरिडॉक्सिन से, नियासिन से। तो किससे प्राप्त होते हैं? तो राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। FMN एंड FAD ऐसे को एंजाइम है जो राइबोफ्लेविन से प्राप्त होते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन बी समूह का एक विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, वोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? ऑप्शन ए है हृदय का है, बी है गुर्दा का है, सी है फेफड़े का है, डी है बड़ी आंत का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे का है। जो वोमेन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा है? तो बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि गुर्दे का है। वोमेन कैप्सूल मानव शरीर के गुर्दे यानी जिसे हम कहते हैं वृक्क का हिस्सा है। वोमेन कैप्सूल जो होता है, वोमेन कैप्सूल का निचला भाग पतली नलिका के रूप में होता है जिसे ग्रीवा कहते हैं, तथा ऊपर का भाग प्याले नुमा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 106 का राइट आंसर देख लीजिए क्या है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। एक एंजाइम जो मुख से अंदर स्लाइवा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है इंसुलिन, और सी है टाइलिन, डी है वाइल जूस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 106 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक एंजाइम जो मुख के अंदर स्लाइवा में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइवा में क्या पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो स्लाइवा में पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है स्लाइवा में, है ना। और ये टाइलिन किस चीज़ का पाचन करता है? तो टाइलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। वहीं पे पेप्सिन जो होता है एक एंजाइम है, और ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है? ये हार्मोन्स होता है, रक्त शर्करा में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। वहीं पे बाइल जूस जो होता है ये आपको ये जो होता है बाइल जूस जो होता है ये यकृत में बनता है, और जो होता है ये क्या करता है? एक पाचक तरल जो होता है पदार्थ होता है बाइल जूस जो होता है। बाइल जूस जिसे हम पित्त रस भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम जो अंदर स्लाइवा में पाया जाता है तो टाइलिन पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 107 नंबर का क्वेश्चन। खाने की पाचन क्रिया आरंभ होती है मुख से, बी है अमाशय से, सी है छोटी आंत से, डी है बड़ी आंत से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि मुख से आरंभ हो जाती है खाने की पाचन क्रिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 108 नंबर का क्वेश्चन। एड्रीनल ग्लैंड मानव शरीर में स्थित है कहाँ? गुर्दे के ऊपर, अमाशय के ऊपर, सी है यकृत के ऊपर, और डी है अग्नाशय के ऊपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनल जो ग्लैंड है मानव शरीर में स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि गुर्दे के ऊपर। अधिवृक्क ग्रंथि है ना, जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन्स निकालना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए 109 नंबर का क्वेश्चन। शरीर में खनिज लवण के प्रमुख कार्य हैं। क्या कार्य हैं? ऑप्शन ए है ऊर्जा तथा सुरक्षा देना, बी है शरीर निर्माण तथा ऊर्जा प्रदान करना, सी है सुरक्षा तथा नियमन, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 109 नंबर का क्वेश्चन, शरीर में खनिज ऊर्जा के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इसका सी राइट हो जाएगा, है ना। सुरक्षा तथा नियमन इनका कार्य होता है खनिज का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किस हार्मोन्स को वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है? वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स किसे कहा जाता है? ए है एस्ट्रोजन को कहा जाता है, बी है इंसुलिन को कहा जाता है, सी है प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है, डी है थायरॉक्सिन को कहा जाता है। तो वसा कौन सा हार्मोन्स उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंसुलिन, है ना, जिसे हम इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, यानी कि बी इसका राइट हो जाएगा।
है ना, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है शरीर में ग्लूकोज को कोशिकाओं में पहुंचाकर ऊर्जा प्रदान करना होता है। और जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो यह शरीर में वसा यानी जिसे हम कहते हैं फैट के भंडारण को भी बढ़ाता है। इसलिए इसे वसा उत्पन्न करने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। देखिए 111 नंबर का क्वेश्चन, निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है किसमें? मधुमेह में या फिर पीलिया में, सी है उच्च रक्तचाप में, डी है पैक्टिक अल्सर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा, यानी कि उच्च रक्तचाप में। जब भी हम सामान्य निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ हम देते हैं, किसको देते हैं? तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को ये सारी चीजें देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 112 नंबर का क्वेश्चन, शाकाहारी आहार में सामान्यतया कमी होती है। ऑप्शन ए है संतृप्त वसीय अम्ल की, बी है रेसे की, सी है असंतृप्त वसीय अम्ल की, डी है विटामिन सी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी आहार में सामान्यतया कमी होती है तो संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है ना। संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है। शाकाहारी आहार जो होता है सामान्यतया कमी किसकी होती है? तो संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 113 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है। ए है लिनोलिक अम्ल है, बी है लिनोलेइक अम्ल है, सी है आर्किडोनिक अम्ल है और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है तो कौन सा अम्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा। लिनोलेनिक अम्ल होता है शिशु के लिए महत्वपूर्ण जो वसीय अम्ल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर का। देखिए बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? ऑप्शन ए है कैल्शियम का, बी है फास्फोरस का, सी है लोहे का और डी है आयोडीन का। तो जो बौद्धिक विकारता है ये किसकी कमी के लक्षण है? तो ये जो होते हैं आयोडीन की कमी से होता है। बौद्धिक विकारता जो होता है आयोडीन की कमी का लक्षण है। हमारे स्वास्थ्य जो होता है जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज होता है और इसकी आयोडीन की वजह से क्या होता है? आयोडीन की ही वजह से जो होता है क्रिटिनिज्म हो जाता है बच्चों में, है ना, मंद बुद्धि भी हो जाता है और वृद्धि जो होती है यानी कि उनकी कम हो जाती है, वृद्धि बाधित हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है, बच्चे जैसे नाट्य हो जाते हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं हाइट कम होना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 115 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता? D2, D3, D5 और D4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा प्रकार नहीं पाया जाता विटामिन डी का? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि डी नहीं पाया जाता है। बाकी D2 जो होता है ये पाया जाता है या पेड़ पौधों में पाया जाता है। जो विटामिन D2 होता है इसे आर्गोस्टिराल या फिर जिसे हम कहते हैं प्रोविटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पे जो D3 होता है इसे हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोकोल्सिफेरॉल या फिर डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह जो होता है मछलियों में पाया जाता है। वहीं पे D5 जो होता है, D5 एंड D4, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, D5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। D4 जो होता है जिसे हम कहते हैं 22, है ना, हाँ, जिसे हम कहते हैं 22 डाईहाइड्रो एर्गो कैल्सीफेरॉल, ये एक जो होता है सिंथेटिक या कृत्रिम जो प्रकृति में सामाजिक रूप से नहीं मिलता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्या मैं लगा रही हूँ? ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट होगा और यहाँ पे D5 नहीं होगा, यहाँ पे डी होगा, है ना, केवल डी। ये D5 जो लिख उठा है ये गलत हो गया है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो D2 पाया जाता है जिसे हम प्रोविटामिन कहते हैं, D2 को आर्गोस्टिराल, D7 जिसे हम डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और डी भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। लेकिन D4 जो होता है ये नहीं पाया जाता है प्रकृति में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, फोलिक एसिड की कमी से
से होता है, नियासिन की कमी से होता है या कैल्शियम की कमी से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नियासिन की कमी से होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पेलाग्रा को D3 रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 लक्षण पाए जाते हैं जिनके प्रथम अक्षर क्या होते हैं, डी से शुरू होते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, अतिसार, त्वचा का रोग जिसे चर्म रोग कहते हैं, और पागलपन। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यानी अतिसार, त्वचा रोग, जिसे हम कहते हैं डायरिया, डर्मेटाइटिस और डायमेंशिया। डायरिया, डर्मेटाइटिस और डायमेंशिया, यही D3, इसी को हम D3 रोग कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखिए 117 नंबर का क्वेश्चन, अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं। अल्फा जो टॉक्सिन होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, मूंगफली में, सेब में, दूध में, पनीर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अल्फा टॉक्सिन होते हैं मूंगफली में पाए जाते हैं। यह कवक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 118 नंबर का क्वेश्चन, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, ल्यूसिन होता है, एलेनिन होता है, और वेलिन होता है, आर्जिनिन होता है। तो अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्जिनिन जो होता है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सेमी एसेंशियल, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए 119 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है। ऑप्शन विटामिन B12 है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है, विटामिन ई है। तो जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है वो कौन सा विटामिन हो जाएगा, तो विटामिन सी हो जाएगा। लोहे का अवशोषण छोटी आंत के पक्वाशय एवं जेजूनियम वाले भाग में होता है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा पाचन के बाद फेरस रूप में बदल जाता है। जो लोहा होता है का लोहे का अवशोषण आंत में फेरस रूप में होता है, और लोहे का अवशोषण अम्लीय माध्यम एवं विटामिन सी की उपस्थिति में सुगमता यानी शीघ्रता से हो जाता है। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त लोहे का अवशोषण सुगमता से होता है एवं सामान्य व्यक्ति में भोजन जो होता है तत्वों से प्राप्त लोहे का अवशोषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो बी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और आज का लास्ट का क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है। ऑप्शन ए है एविडिन है, ग्लोब्यूलिन है, सी है एल्ब्यूमिन है, और डी है मायोसिन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडे में बायोटिन के साथ क्या पाया जाता है, एविडिन पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन क्या होता है, तो ये मांस में जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन जो होता है रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। वहीं पे एल्ब्यूमिन जो होता है या अंडे के सफ़ेद भाग होते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, प्रोटीन है ना। मायोसिन जो होता है मांसपेशी ऊतक में पाया जाता है। जो मायोसिन होता है मांसपेशी ऊतक में पाया जाता है, यानी कि ये मसल्स होता है, मसल्स का प्रोटीन होता है मायोसिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, एविडिन होता है। तो 120 क्वेश्चन स्टूडेंट यहीं पे समाप्त हो रहे हैं, है ना। ये प्रीवियस ईयर एलटी पेपर था, तो इसको जब भी आप करिए प्रीवियस ईयर पेपर तो एकदम एलटी पेपर एकदम रट डालिए, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाइए, जिस तरह मैंने समझाया है उसी तरह समझ के पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और धीरे धीरे करके ये अभी एलटी का है, उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं टीजीटी पीजीटी हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस तो एलटी की करिए, लेकिन उसके साथ देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं कराती रहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि 40% जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है आपका। और बिहार का हो गया, चाहे वो झारखंड का हो गया, चाहे वो चंडीगढ़ का हो गया, है ना, चाहे वो यूपी का हो गया, कहीं का भी हो गया, यूपी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, बिहार या स्टेट हो गया, जो भी पेपर है वो सारे पेपर मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगी। और प्रीवियस ईयर जब भी प्रीवियस ईयर पेपर हो रहा हो तो प्रीवियस ईयर पेपर करना मत भूलिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार प्रीवियस ईयर पेपर एकदम आप लोग रट डालिए प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त हो रहा है, और शाम 7 बजे आपको लाइव क्लास में हम लोग मिलते हैं। लाइव क्लास आज चलेगी एलटी स्पेशल, तो आप लोग जरूर आइएगा शाम 7 बजे।